राम राम सभी दोस्तों को। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने बायोलॉजी के सेशन में। देखिए दोस्तों, इससे पहले की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था वह टॉपिक था रक्तवाहिनियां, जो कि मैं कल ही पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। आज इससे आगे हम अपना शुरुआत करते हैं हार्ट के बारे में। तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं इस सेशन में वह है आपका हृदय यानी कि हार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हृदय में जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वही क्वेश्चन जो कि हर चैप्टर में या हर टॉपिक से बनता है, इसकी लोकेशन के बारे में यानी कि इसकी उपस्थिति। अगर बात करें इसकी उपस्थिति के बारे में तो ये आपका कहां पर उपस्थित है आपके शरीर में? ये है वक्ष भाग में। वक्ष भाग के मध्य में, और मध्य में भी क्या है, ये बाईं तरफ झुका हुआ है। वक्ष भाग होता है आपका चेस्ट वाला रीजन आपकी बॉडी में, अर्थात इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं ये आपकी बॉडी है। तो ये जो ऊपर गर्दन के नीचे का लेकर और चेस्ट वाला रीजन ये कहलाता है आपका वक्ष भाग। वहीं आपके जो आपकी चेस्ट के नीचे से और यहाँ तक का ये रीजन आपका कहलाता है उदर भाग। तो हृदय जो है आपके वक्ष भाग के मध्य में यानी कि यहाँ पर स्थित है और वह भी बाईं तरफ झुका हुआ है। तो इस प्रकार मैंने लिखा आपकी इसकी हृदय के बारे में, उपस्थिति के बारे में, इसकी लोकेशन या उपस्थित ये कहां पर उपस्थित है। तो ये वक्ष भाग के मध्य में उपस्थित है और बाईं तरफ झुका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बनेगा, हृदय का ओरिजिन यानी कि इसकी उत्पत्ति। भ्रूणीय अवस्था में भ्रूणीय अवस्था में उत्पत्ति। जो भ्रूणीय अवस्था में जो इसका निर्माण होता है उसे कहते हैं हम मीसोडर्म। मीसोडर्म अवस्था में, मीसोडर्म अवस्था में बनता है। जैसे बच्चा होता है, जब भ्रूण होता है माता के पेट में, तो इस प्रकार हमने उसके 3 हिस्सों में डिवाइड किया, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला भाग होता है या जो पहली अवस्था होती है इसे कहते हैं हम एंडोडर्म। और इस अवस्था में भ्रूण में क्या क्या निर्माण होता है? इसमें आंतरिक अंगों का निर्माण होगा, आंतरिक अंगों का निर्माण। किस किस का? जैसे आपका आंतरिक अंग क्या क्या है? यकृत हो गया, आपका अग्नाशय हो गया, ये सभी ऑर्गन, जो भी ऑर्गन आपके आंतरिक है उसका निर्माण होगा आपके मीसोडर्म में। फिर जो ये पहली स्टेज है भ्रूण की, जब भ्रूण दूसरी अवस्था में होता है तो इसे दिया जाता है नाम मीसोडर्म। और मीसोडर्म में क्या क्या बनेगा भ्रूण के अंदर? इसके अंदर बनेगा आपका हृदय, मांसपेशी, हड्डियां और रुधिर का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। और तीसरी अवस्था भ्रूण की फाइनल अवस्था होती है और इसे कहते हैं हम एक्टोडर्म। और इसमें क्या निर्माण होता है? आपकी त्वचा का, भ्रूण त्वचा के अंदर आता है और पूरा तैयार आपका बेबी हो जाता है। तो अगर बात करें हम हृदय किसमें बनेगा? आपके मीसोडर्म वाली अवस्था में बनेगा और इसे ही कहा जाता है इंग्लिश में मीसोडर्मल ओरिजिन।
तो समझ गए होंगे भ्रूण की तीन अवस्था होती है। जो पहली अवस्था होती है उसे कहते हैं हम एंडोडर्म, दूसरी अवस्था को मेसोडर्म, तीसरी को एंडोडर्म। पहली अवस्था में आपका क्या होगा, भ्रूण के अंदर आंतरिक अंगों का निर्माण होगा, और आंतरिक अंगों का निर्माण होने के बाद जब भ्रूण अपनी दूसरी अवस्था में पहुंचता है उसके अंदर हृदय बनेगा, मांसपेशी बनेगी और आपके रुधिर का निर्माण होगा। और बात करें आपकी हड्डियों का निर्माण भी इसी अवस्था में शुरू होगा। लेकिन जैसे ही भ्रूण तीसरी अवस्था में जाएगा, तीसरी अवस्था में फुल बेबी आपका तैयार हो जाता है, यानी कि त्वचा का निर्माण होना शुरू हो जाता है या त्वचा निर्माण कर लेता है, और उसे कहते हैं हम एक्टोडर्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम हृदय के आकार के बारे में। इसका आकार कैसा होगा? हृदय का आकार आपका बंद मुट्ठी का आकार होता है। बंद मुट्ठी के आकार का। अगर बात करें हृदय, मानव का हृदय या इस प्रकार पहले एक फैक्ट लिखिए, मानव के शरीर में रुधिर का बंद परिसंचरण होता है। रुधिर का बंद परिसंचरण होता है और वह हृदय करता है। बंद परिसंचरण का मतलब है घूम कर आना, यानी कि जो रुधिर जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा को रोटेट करेगा। ठीक ठीक है, तो इसका मतलब आपका यही है। यहाँ पर मैंने बंद परिसंचरण दिया है। बंद परिसंचरण मानव में पाया जाता है कि रुधिर घूमकर उसी रास्ते पर आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मनुष्य हृदय के कोष्ठ के बारे में। मानव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मानव का हृदय 4 कोष्ठीय लिखेगा या तो इसे लिखेगा चैम्बर। तो मानव का जो हृदय होता है वो आपका 4 कोष्ठीय होता है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। मानव का हृदय 4 कोष्ठीय या 4 चैम्बर में होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 ऊपर के भाग होते हैं, जैसे कल मैंने डायग्राम बनाया था, 2 नीचे के भाग होते हैं। ऊपर का भाग आपका कम मजबूत होता है मुकाबले नीचे के। नीचे का भाग ऊपर की अपेक्षा ज्यादा कठोर पाया जाता है, और उसका कारण भी होता है क्योंकि जो आपका नीचे का भाग होता है वो वही रक्त को पंप करेगा और पूरे शरीर में बॉडी का फ्लो कराएगा। तो मतलब ब्लड का फ्लो कराएगा, और जब उसे पूरे शरीर में रक्त भेजना है तो उसे कठोर तो होना ही पड़ेगा। अगर वो सॉफ्ट रहेगा तो फिर उसे डैमेज होने का खतरा भी वहां पर हो जाता है। तो अभी ये पॉइंट हम लिखते हैं। 4 इसमें क्या होते हैं? ऊपर के भाग को आलिंद कहते हैं। ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? आलिंद। आलिंद कहते हैं। वह नीचे वाले भाग को, नीचे वाले भाग को निलय कहा जाता है। और अगर इनकी संख्या की बात करें, जो ऊपर के आपके आलिंद होते हैं ये होते हैं आपके 2, और जो निलय होते हैं ये भी होते हैं 2। तो इस प्रकार मानव में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, एक बार फिर इन्हें नोट करिए, फिर डायग्राम बनाते हैं।
अब यहाँ पर दो चीज समझनी है हमें, एक तो रक्त का परिसंचरण जो मैं कल भी बता चुका हूँ, दूसरा हृदय की संरचना के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी बात कर लेते हैं हम हृदय चक्र के बारे में, यानी कि हृदय चक्र किसे कहते हैं। हृदय चक्र जो होता है आपका, मतलब जितना एक बार हृदय धड़केगा, यानी कि वो क्या करेगा, पहले वो सिकुड़ेगा तो फिर वो फैलेगा, फैलना भी कह सकते हैं उसे, या हृदय की उसे सामान्य स्थिति में आना भी कह सकते हैं। और इस प्रक्रिया में जो वह समय लेता है उसे कहा जाता है आपका हृदय चक्र। यानी कि एक बार रक्त को पंप करना आपका हृदय चक्र होगा। भाई जैसे ही वह सिकुड़ेगा या फूलेगा तो इसका वह क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे रक्त को पंप करना है। यानी कि अर्थात इसका कार्य की भी यहाँ पर हम बात करें तो कार्य की भी चर्चा इसी में हो जाती है। इसका कार्य होता है हमारे शरीर में रक्त को पंप करना, यानी कि रक्त को भेजना। ठीक है, तो इस साइड में लिख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। हृदय का कार्य क्या होगा, और अगर कार्य की बात करें, इसका कार्य होगा रक्त या रुधिर, ये लिखा रहता है, को पंप करना। या रुधिर को शरीर में, रुधिर का शरीर में संचरण या परिसंचरण कराना। रुधिर का शरीर में संचरण कराना, ये इसका कार्य हो जाएगा, रक्त को पंप करना। ठीक है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य आपका होता है फेफड़ों का, लेकिन रक्त को पंप करना या हमारे सभी अंगों तक रक्त को भेजना, इसका कार्य होता है आपका हृदय का। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। इधर दिखेगा, चलो इधर लिख देते हैं। अगर बात करें हम हृदय चक्र के बारे में, लिखेगा हृदय चक्र। हृदय चक्र आपका होता है, एक बार हृदय का फूलना या फैलना, या पहले लिखिए हृदय का सिकुड़ना, वह फैलना, या इसे ही कहा जाता है सामान्य स्थिति में वापस आना। यानी कि एक बार तो हृदय आपका सिकुड़ेगा, यानी कि वह अंदर की तरफ जाएगा, और जैसे ही अंदर की तरफ जाएगा जो उसके अंदर रक्त आपका है उस पर प्रेशर लगेगा और वो नीचे की तरफ चलेगा। जैसे ही वह सामान्य स्थिति में आएगा, तो सामान्य स्थिति को कहते हैं, हम फैलना भी कह सकते हैं, या सामान्य स्थिति में तो वो खुल जाएगा, यानी कि जो दूसरा रक्त आपकी शिराएं लेकर आ रही है, फिर से वो रक्त उसमें आपके हार्ट में आकर इकट्ठा हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा गया है हृदय का सिकुड़ना व हृदय का सामान्य स्थिति में वापस आना आपका क्या कहलाता है, आपका कहलाता है यहाँ पर हृदय चक्र। हृदय चक्र। लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया सिकुड़ना व फैलना, लेकिन बायोलॉजी में इन टर्म का इस्तेमाल नहीं होता। सिकुड़ना व फैलना इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका सिस्टोल। सिकुड़ने कुछ क्या कहते हैं हम, सिकुड़ने को कहते हैं हम सिस्टोल, व एक होता है आपका डायस्टोल। डायस्टोल। अगर बात करें हम सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल होगा आपका सिकुड़ना, और डायस्टोल होगा आपका सामान्य स्थिति में आना। और ये दोनों प्रक्रिया आपकी मिलकर ही किसका निर्माण करती है, ये दोनों प्रक्रिया मिलकर ही आपका हृदय चक्र का निर्माण करती है।
हृदय चक्र, यानी कि हृदय ने एक चक्र अपना पूरा कर लिया। और हृदय चक्र इसे पूरा होने में कितना समय लगता है, समय भी पूछ सकता है। इसके लिए जो समय आपका लगता है वो होता है 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में आपका हृदय एक चक्र पूरा कर लेता है। अब जो यहाँ पर समझने वाली बात है वो है सिस्टोल व डायस्टोल के बारे में। सिस्टोल क्या कहलाता है, हृदय का सिकुड़ना, यानी कि जब हृदय अंदर की तरफ प्रेशर देगा। और डायस्टोल कहा जाता है जब हृदय आपकी सामान्य स्थिति में आ रहा है, यानी कि विश्राम अवस्था में वापस आता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जब सिस्टोल है तो आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, सिस्टोल में हृदय क्या करता है, प्रेशर लगाएगा। और जब प्रेशर लगाएगा तो इसका मतलब है आपकी रक्त वाहिनियां, यानी कि जो आपकी धमनियां है, एक तो उसका आप जानते हैं उसका क्षेत्रफल कम है, यानी कि व्यास कम है, उसकी आपके कम क्षेत्रफल में रक्त प्रवाहित हो रहा है, काफी मोटा उसका व्यास होता है, कम होता है। कल मैं बताया था धमनी के बारे में, एक तो जगह कम है रक्त को निकलने के लिए, ऊपर से हृदय प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा आपके इसमें सिस्टोल में, इसमें आपका जो दबाव होगा काफी ज्यादा होता है, यानी कि रक्त का सबसे ज्यादा दबाव आपका सिस्टोल की प्रेशर में ही पाया जाता है। दूसरा डायस्टोल में आपका प्रेशर कम लगेगा, यानी कि सामान्य स्थिति में वापस आ रहा है आपका हृदय। चलिए, तो बताया मैं सिस्टोल डायस्टोल के बारे में बता दिया। अब क्लियरिटी ठीक आ रही होगी, लाइट चली गई थी उसकी वजह से थोड़ा सा कलर ब्लैक हो गया था स्क्रीन का। तो अब अगर बात करें सिस्टोल का, सिस्टोल कहते हैं हम सिकुड़ने में, और सिकुड़ने में आपका प्रेशर भी ज्यादा होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से आपका एग्जामिनर करेगा, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन करता है आपका रक्त दाब के बारे में, यानी कि रक्त दाब वह देगा या पूछेगा, अगर यहीं पर जगह है कहीं, रक्त दाब, अगर बात करें हम रक्त दाब की, तो रक्त दाब आपका कितना होता है, मैं रक्त दाब बता दिया था, यानी कि आपकी जो वाहिनियां होती है उनकी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दबाव, इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए, रक्त वाहिनियां के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दबाव। और यह दबाव कितना होता है, रक्त दबाव आपका जो होता है ब्लड प्रेशर, ये होता है आपका 120/80 mmHg, इतना आपका रक्त दबाव होता है, यानी कि इतना प्रेशर ये डालेगा। और ये प्रेशर कैसे डालेगा, जैसे मैंने बताया है आपके सिस्टोल में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, यानी कि ये प्रेशर पाया जाता है आपके सिस्टोल में जब हृदय आपका सिस्टोल की प्रक्रिया करता है, और ये दबाव पाया जाता है 80 का आपका डायस्टोल की प्रक्रिया में, जब हृदय आपका सामान्य स्थिति में आ रहा है। तो ठीक है, अब नोट करिए। और एक बात और यहाँ पर बाद में भी बताऊंगा मैं, हृदय चक्र जैसे होता है, हृदय चक्र और हृदय आपका स्पंदन दोनों में अंतर है। हृदय चक्र होता है आपका एक प्रक्रिया पूरी करना, यानी कि एक बार पंप करना। और अगर हम बात करें आपकी हृदय स्पंदन दर की बारे में बात करें, या हृदय स्पंदन की बात करें, वह होता है आपका 1 मिनट में हृदय कितनी बार आपका पंप करेगा। और हृदय चक्र में आपका समय लेता है 0.8 सेकंड का, लेकिन आपके हृदय स्पंदन की बात करें कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, वह होता है 72 बार। और कितना रक्त को पंप करेगा, वह करता है आपका 5 या 5.5 लीटर के आसपास वह रक्त को पंप करता है 1 मिनट में, यानी कि फुल बॉडी के रक्त को वह पंप कर देता है। और यही अगर पूछा जाए आपके एक बार पंप करने में कितना रक्त बाहर निकालेगा, तो आपका आंसर होगा 7 के उसके आसपास 70 मिलीलीटर के आसपास एक बार में हृदय आपका पंप करता है रक्त को। और जब आप 70 की गुना 72 से करेंगे तो लगभग 5000 मिलीलीटर के आसपास जाएगा, यानी कि 5 लीटर आपका सीधा सीधा आंसर हो सकता है। तो ठीक है, नोट करिए। फिर हृदय की संरचना के बारे में समझते हैं।
अब बात करते हैं हम हृदय की संरचना के बारे में। ये नोट कर लिया होगा आपने। ये कहलाती है आपकी फुसफुस शिरा। ये कहलाती है आपकी फुसफुस धमनी। धमनी ये आपकी महाशिरा या शिरा नीचे से। निचली महाशिरा ये आपका कहलाती है एसएन एसए नोड। ये आपकी होती है त्रिपर्दी वाल्व या त्रिकपाट। और ये कहलाती है द्विपर्दी वाल्व या द्विकपाट। और एक यहाँ पर लगी होती है आपकी धमनी जो पूरे शरीर में रक्त को फ्लो कराएगी, और सबसे बड़ी भी है महाधमनी। ये आपका हृदय की संरचना हो जाएगी। अब इनका इसमें जो हमें पढ़ना है ऐसे नोड के बारे में पढ़ना है। और रक्त फ्लो मैं कल बता ही चुका हूं कैसे होता है आपका रक्त फ्लो। ऐसे नोड ये आपकी शिरा, ये हृदय का डायग्राम पूरा। तो सबसे पहले इसके भाग के नाम देख लेते हैं। इसका ये कहलाता है आपका दाया आलिंद।
ये कहलाएगा, ये भाग आपका बाया आलिंद। ये कहलाता है बाया निलय, और ये कहलाता है आपका दाया निलय। अब आलिंद के बारे में जो हमें यहाँ पर लिखना है, आलिंद आलिंद जो होता है हल्की मांसपेशियों का बना होता है। और जो आपका निलय होता है, निलय आपका मजबूत मांसपेशियों का बना होता है। मजबूत मांसपेशियों का बना होता है। और निलय के बारे में, जब ये हल्की मांसपेशी का बना है और निलय मजबूत का बना है, तो निलय क्या होगा, निलय मजबूत हिस्सा होता है, हृदय का मजबूत हिस्सा है। और इसमें भी अगर ऑप्शन में या तो वो पूछेगा हृदय का सबसे मजबूत भाग या सबसे कठोर भाग, तो आपका आंसर होगा निलय। और यदि उसने ऑप्शन में निलय नहीं दिया है या निलय के साथ उसने बाया या दाया पूछ लिया, तो आप यहाँ पर देंगे हृदय का भी कौन सा, निलय का भी कौन सा भाग सबसे मजबूत होता है, तो आपका आंसर होगा दाया निलय। होते दोनों ही मजबूत है, लेकिन इसमें से भी ये आपका मजबूत ज्यादा होगा, क्योंकि पूरे शरीर में रक्त का फ्लो आपका यही कराएगा, इसी भाग से होकर आपका दिल जाएगा आपके अंगों के पास। तो इस प्रकार अगर हम हृदय की संरचना के बारे में बात करें, तो इसकी जो संरचना बनती है हृदय की, यह मांसपेशियों का बना, यह मांसपेशियों का बना होता है, तथा अंदर से खोखला होता है। खोखला क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर ही तो अगर आपका ब्लड स्टोर होगा, इसलिए अंदर से तो ये खोखला पाया जाएगा, लेकिन जो बाहर की इसकी संरचना होती है वह आपकी मांसपेशियों की बनी होती है, यानी कि इसमें हड्डियों का कोई काम नहीं होता, ये मांसपेशियों का ही बना होता है। चलिए नोट करिए फिर से। और हृदय के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसे कहते हैं हम पेराकार्डियल झिल्ली, या इसके हृदय और झिल्ली के बीच में एक आवरण होता है जिसे हम कहते हैं पेराकार्डियल द्रव्य। तो इसे पहले नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा ही बचा है, ठीक, चलिए फिर से शुरू करते हैं। दोस्त आ गया था। तो हम बात कर रहे थे हृदय के बारे में, और हृदय में हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, हृदय हमारे शरीर में कौन से भाग में पाया जाता है, वक्ष भाग में पाया जाता है, मध्य में होता है, बाईं तरफ झुका हुआ होता है, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन जो यहाँ पर बात हमें समझनी है, ये हृदय होता है, क्या ये ऐसे ही हमारे शरीर में फिट कर दिया जाता है? लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक आवरण में होता है हमारे शरीर के अंदर, और वही आवरण इसकी प्रोटेक्शन भी करता है। और इसके जिस आवरण में यह पाया जाता है, हृदय का आवरण, इसे कहते हैं पेराकार्डियल झिल्ली, यानी कि एक झिल्ली में पाया जाएगा। और हृदय और उस झिल्ली के बीच में एक दर बड़ा होता है, एक फ्लूइड बड़ा होता है, जिसका कार्य हमारे हृदय की रक्षा भी करना है, यानी कि कभी प्रेशर पड़ जाता है तो वो बचाता भी है हृदय को, और दूसरा हमारे हृदय को पोषण देना भी उसका कार्य होगा। यानी कि अगर यहाँ पर बात करें हृदय का आवरण, हृदय का आवरण, आपका हृदय का आवरण कहलाता है पेराकार्डियल झिल्ली, पेराकार्डियल झिल्ली। और हृदय व आवरण के बीच में दर भरा होता है, हृदय व आवरण के बीच दर, हृदय व
आवरण के बीच एक द्रव भरा होता है या द्रव्य भरा होता है, और इस द्रव्य को क्या कहते हैं? इस द्रव्य को आप कहते हैं पैराकार्डियल फ्लूइड यानी कि द्रव्य। पैराकार्डियल द्रव्य। तो अब तो यहाँ पर और कुछ समझने वाला है नहीं हृदय की संरचना के बारे में। संरचना और परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण वो मैं कल आपको बता चुका हूँ, या कल की क्लास में उसे फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो अब हृदय के आवरण से जो आपका या हृदय की संरचना से कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर भी सकते हैं, मैं उसका आंसर भी कर दूंगा वहां पर। तो अभी इसमें समझने वाला इतना नहीं है, ये कल मैं बता दिया था। रक्त कैसे आता है एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर रक्त का परिसंचरण, जो ये हमारी शिरा होती है, ये हमारे आपका जो होता है हार्ट, इसे रुधिर उपलब्ध कराएगी, और रुधिर आकर सबसे पहले जो इकट्ठा होता है आपका, इकट्ठा होता है बाह्य निलय में। यानी कि सबसे पहले रुधिर कहां पर इकट्ठा होगा? बाह्य निलय में, वो बाह्य आलिंद में। और जब रुधिर इसमें इकट्ठा हो जाएगा बाह्य आलिंद में, और यहाँ पर प्रोसेस शुरू होगा आपका सिकुड़ने का, यानी कि सिस्टोल का यहाँ पर प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस? सिस्टोल का प्रोसेस होने से जैसे ये अंदर की तरफ जाएगा हृदय, तो यहाँ से जो रक्त है आपका त्रिकपाट यानी कि त्रिप्रति वाल, एक वाल होती है इसमें आपके बाह्य आलिंद और निलय के बीच में एक वाल होती है, और जैसे ही हृदय अपना सिस्टोल की प्रक्रिया शुरू करता है यानी कि सिकुड़ता है, तो वो उस वाल पर प्रेशर पड़ता है जो खुल जाती है, और खुल जाने से क्या होगा? रुधिर आपका निलय में पहुंच जाएगा, वे भी बाह्य निलय में इकट्ठा। लेकिन अब तक यहाँ तक जो समझने वाली बात है, आपका जो ये रुधिर आपका बाएं भाग में इकट्ठा हुआ आपके आलिंद में और आपके निलय में, तो ये अशुद्ध रक्त है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है हृदय के किस भाग में आपका अशुद्ध रक्त बहता है, तो आपका आंसर होगा बाएं भाग में। यानी कि जो हमारा हृदय होता है उसके बाएं भाग में आपका अशुद्ध रक्त मिलेगा, और दाएं भाग में आपका शुद्ध रक्त मिलेगा। अशुद्ध और शुद्ध रक्त, इन दोनों के बारे में मैं अपनी पिछली क्लास में चर्चा कर चुका हूँ, इससे पहले जो हमने क्लास की थी। तो यहाँ पर समय का अभाव को देखते हुए इतना समझिए, ये जो रक्त यहाँ पर इकट्ठा हुआ, इसमें आपका क्या क्या है? इसमें है आपका ब्लड और CO2 की मात्रा, और ये आपका इस धमनी से होता हुआ, मैं कल धमनी की डेफिनेशन भी बताई थी, जो शरीर से रक्त को दूर ले जाएगी, बाहर निकल जाता है और फेफड़ों के पास जाता है, और फेफड़े से शुद्ध होकर वापस इस शिरा के द्वारा, फुसफुस शिरा के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करेगा इस रास्ते को। और जब ये एंटर करेगा तो ये एंटर किस में करेगा? दोबारा एंटर करेगा ये आपके दाएं आलिंद में। और अब जो दाएं भाग में रक्त आकर आपका इकट्ठा हुआ इसके अंदर, तो यहाँ पर ये शुद्ध रक्त है आपका, यानी कि इसमें क्या है? ब्लड और O2 इसमें मिला हुआ है। और जैसे ही हृदय फिर से आपकी सिस्टोल की प्रक्रिया शुरू करेगा, तो ये यहाँ पर जो आपके दाएं भाग में लगी होती है, इसको कहते हैं हम द्विकपाट यानी कि द्विप्रति वाल, यानी कि डबल वाल यहाँ पर लगी होती है, ये घेरा होता है। और जब फिर से इस पर प्रेशर डालेगा आपका हृदय, तो ये खुल जाएगी और आपका रक्त जो है नीचे आकर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही रक्त यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, तो इसके द्वारा आपकी जो महाशिरा होती है पूरे बॉडी में इसका फ्लो करा देती है रक्त का। तो ये तो हृदय की आपके हृदय की संरचना और परिसंचरण, मैंने रक्त का परिसंचरण दोनों आपको बता दिया। तो अब अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा बाद में देखकर। तो एक बार इसे नोट करिए, फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं एक बार। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का हमने जो टॉपिक किया हृदय की संरचना से किया, कल हम इसके अन्य भागों के बारे में या इसके अन्य फैक्ट के बारे में जानेंगे, और कल हम इस टॉपिक को समाप्त भी करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल के अपने सेशन में। तब तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।